हेलो गाइस, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की तो हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स मौजूद हो, मिसाल के तौर पर कॉस्ट डेट भी हो और प्रेफर्ड स्टॉक्स भी हो, इक्विटी भी हो, वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है अब हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी हो गया कि हम ये मालूम करें कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स कैसे निकलेगा, फिर हम उनकी एवरेज लेकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक पहुंच सकेंगे। तो इस सिलसिले में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को डिफाइन करना नॉर्मली बड़ा आसान काम है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बैंक से लोन लूँ तो बड़ा आसान सा काम है कि उस बैंक से वो बैंक मुझे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, नॉर्मल केस में दैट इज़ माय कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और उस पर मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो उस 1 करोड़ रुपए का लोन लेने की भी एक कॉस्ट है। उसमें भी हो सकता है मुझे अच्छे खासे पैसे देने पड़ रहे हो, तो नज़र तो देने में आ रहा है कि मैं 10% दे रहा हूँ, मगर उस 10% के साथ वो जो कॉस्ट मैंने जो पे की है टू एक्वायर दैट डेट, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट ऑफ डेट एंड दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ डेट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, एक कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। बिकॉज जब आप डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट जो कि एक्सपेंस के तौर पर कंसीडर होता है, और एक्सपेंस जो है वो अल्टीमेटली आपके टैक्स को कम करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहा हूँ और वो एक्सपेंस जो है वो मेरा अगर टैक्स रेट 30% है, तो इसका मतलब है उस एक्सपेंस की वजह से मेरा 10 रुपये एक्सपेंस बढ़ रहा है, और 10 रुपये एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मेरा 3 रुपये टैक्स कम हो रहा है। तो ट्रू सेंस में मुझे वो 10 रुपये का इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि वो 7 रुपये का इंटरेस्ट पड़ रहा है। यहाँ से डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये जो इश्यूज हैं ये फिर थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट करती हैं छोटे छोटे, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ डेट को मालूम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जिस तरीके से आप स्लाइड्स पढ़ रहे हैं कि प्री टैक्स यानी कि बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू यील्ड टू मेजोरिटी ऑन फर्म्स डेट एडजस्टेड फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट से मुराद वही कॉस्ट है जो कि आपको डेट एक्वायर करने में आपको इनकर करनी पड़ती है, और ज़ाहिर है इनमें बाकी तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। एंड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस की बात कर रहा है कि चूंकि ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है तो इसकी वजह से कॉस्ट टैक्सेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, आगे अगर हम थोड़ा सा चलें इसी सेंस के अंदर, मेरे पास एक बिल्कुल स्मॉल सा अगर क्वेश्चन हो, फर्ज करें डचेस कॉरपोरेशन और इट्स अ मेजर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर इज कंटेम्पलेटिंग सेलिंग 10 million worth of 20 years 9% coupon bonds with a par value of $1,000 each. Because current interest rate is greater than 9%, the firm must sell the bonds at 980. अब somehow on various position firm ने ये प्लान किया कि मार्केट को अच्छे तरीके से करने के लिए $980 का ये बॉन्ड बेचना है। अब देखेंगे डॉलर की वैल्यू है $1,000। इसका मतलब है जब 20 साल के बाद वापस करना है तो $1,000 देना है। लेकिन आज इशू कितने का कर रहे हैं? 980 का। ओके, अब 980 में भी फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, 2% ऑफ द पार वैल्यू दैट इज 20। इट्स मीन 980 का जो बॉन्ड बेचेंगे उस पे भी 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, तो मिलेंगे कितने? 960, जबकि बॉन्ड है कितने का? 1000 का। इसका मतलब है ट्रू सेंस में जो नेट प्रोसीड आ रही है हर एक बॉन्ड के अगेंस्ट वो कितनी आ रही है? 960। ठीक है, इसका मतलब है $40 का नुकसान यहीं से हो गया, जबकि इसको इंटरेस्ट किस पे करना है? $1000 पे पे करना है। जब 20 साल के बाद डेट वापस करना है, ये जो बॉन्ड्स है ये जब वापस करनी है तो $1000 देने। अब देखें ये जो $40 पर बॉन्ड की जो कॉस्ट आ रही है ये भी कॉस्ट ऑफ डेट है। इसका मतलब है ये जो कंपनी है जब ये इंटरेस्ट पे करेगी तो एक तरफ तो ये 9% पे करेगी, दूसरी तरफ इसने ये $40 का भी हिसाब रखना है बीच में। सो इन तमाम हिसाब को जब हम मिलाते हैं तो दैट इज़ वाई कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करने में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, 3 तरीके नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। एक तरीक़ाकार कहलाता है कॉस्ट कोटेशन करना, एक का तरीक़ाकार कहलाता है कॉस्ट को असल में कैलकुलेट करना, और तीसरा कहलाता है कॉस्ट को अप्रॉक्सीमेट करना।
कॉस्ट को कोटेशन करने का सिंपल सा तरीकाकार है कि अगर तो आपके बॉन्ड को बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो पार वैल्यू के बराबर है, उस सिचुएशन में तो कूपन इंटरेस्ट रेट ही टैक्स की डेट की कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपसे सिंपल एग्जांपल शेयर की कि अगर तो मैं 10% रेट ऑफ बैंक मुझे 10% पे लोन दे रहा है और बैंक से लोन एक्वायर करने के लिए मुझे कोई कॉस्ट खर्च नहीं करनी पड़ी, इसका मतलब है मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डेट सिंपली 10% ही है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आया। प्रोसीड और बाकी चीजें सेम रही, इसलिए कोई फर्क नहीं आया। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं जिस भी किस्म का लोन मार्केट से उठा रहा हूं थ्रू बॉन्ड या थ्रू डेट, मैं ये देखूं कि मेरे ही किस्म के दूसरे बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, तो मेरे किस्म की जो दूसरे बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी है वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डेट होगी। एक तरीकेकार ये हो सकता है कॉस्ट कोटेशन का। दूसरा तरीकेकार कहलाता है कि आप कॉस्ट को फाइंड करें। असल में कॉस्ट को फाइंड करने का क्या तरीकेकार है, यही जो मैंने सवाल अभी किया है, मैं इसमें सिंपल कहता हूं जी कि मैं 960 रुपए मेरे पास असल में आ रहे हैं और इस 960 के अगेंस्ट मेरे पास हर साल कितने $90 पे करूंगा, 1000 पे 9%, और 20वें साल मैंने $1000 पे करने। अब यहां से मैं अगर इसका IRR निकाल लूं, बिल्कुल जो एक नॉर्मल हमारे पास तरीकेकार होता है, तो मेरे पास एग्जैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है, इसलिए कि ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा एज्यूम किया है कि एनुअल है। अब अगर ये मंथली हो और इसमें बाकी और तमाम चीज़ें शामिल हो तो कॉस्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा तरीकेकार होता है दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटिंग कॉस्ट, कि आप कॉस्ट को अप्रॉक्सीमेट कर लें। कॉस्ट को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए ये हमारे पास तरीका इस्तेमाल होता है जो आपके सामने फार्मूला आपको नजर आ रहा है, दैट इज KD इज इक्वल टू I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट जो आप कूपन पे कर रहे हैं, प्लस 1000 इज द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड माइनस ND स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स जो आपके पास बॉन्ड बेच के असल में पैसे आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय N स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड ऑफ द बॉन्ड, ND अगेन नेट प्रोसीड्स प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें हो असल में क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये $1000 का बॉन्ड है, तो कंपनी को इसमें पैसे कितने पे करने हैं, कंपनी को पैसे पे करने हैं $90। ओके, प्लस उसके साथ क्या हो रहा है कि कंपनी के लिए बॉन्ड की कीमत तो 1000 है, लेकिन कंपनी को असल में पैसे कितने मिलने हैं, 960। इसका मतलब 1000 और 960, ये $40 का फर्क है। ये $40 का फर्क कंपनी को कितने अरसे में पड़ रहा है, ये कंपनी को पूरे के पूरे 20 साल में ये फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 20, अप्रोक्सीमेटली हर साल में $2 का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी असल में कर क्या रही है, कंपनी असल में हर साल एक तो $90 का इंटरेस्ट पे करेगी प्लस $2 इसकी भी कॉस्ट पे करेगी। अब देखिए मैंने इसके अंदर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं डिस्कस नहीं की हुई, इसका मतलब ये एक नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। डिवाइडेड में मैंने किया ये कि वो अमाउंट जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है दैट इज $1000 और वो अमाउंट जो असल में कंपनी को मिल रही है। अब कंपनी के बारे में ये डिसाइड करना मुश्किल काम है कि वो 1000 की वैल्यू को कंपेयर करे या 960 को कंपेयर करे, तो चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन का तरीकेकार है तो अप्रोक्सीमेशन में हमने किया ये कि 960 और 1000 की एवरेज ले ली जो कि 980 पे आ गई। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू 9.4% आ गई। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अंदाजन या अप्रोक्सीमेशन के तौर पर मुझे कंपनी को 9.4% डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रही है, जो कि असल वाइज सवाल में क्या नजर आ रही थी, सवाल में नजर आ रही थी सिर्फ 9% लिखी हुई, वो असल में कितनी पड़ रही है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह का इंपैक्ट डाल के 9.4। अब ये 9.4 की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड KD स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। मैं अगर इसके अंदर टैक्स का इंपैक्ट डालूं तो अभी जिस तरह आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था बेसिकली कि अगर मैं $10 पे कर रहा हूं और $10 पे करने की वजह से मुझे 30% कॉस्ट की सेविंग हो रही है, तो इसका मतलब है $10 में से ₹3 सेविंग हो रही है और मैं ₹7 पे कर रहा हूं। यही कॉन्सेप्ट को मैं अगर फार्मूले की शक्ल में लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि KI स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू KD इज द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, आप अगर वही वाला कॉन्सेप्ट वही वाला सवाल यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। KD इज कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ बिफोर टैक्स दैट इज 9.4, 1 माइनस
40% is the tax rate. If let's suppose 40% is the tax rate, so answer is 5.6. इट्स मीन आपको नजर आ रहा था कि कॉस्ट ऑफ डेट 9.4% है, लेकिन असल में जब टैक्स का इम्पैक्ट निकाल लेंगे तो वो सिर्फ 5.6 रह जाएगी. इसको हम नॉर्मली टैक्स शील्ड भी कहते हैं कि इसकी वजह से हमें टैक्स की वजह से एक्सपेंसेस में कमी आई है. ओके जी, दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल मेथड फॉर फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ डेट जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं थ्रू अप्रोक्सीमेशन. ओके जी, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग वन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट. ओके, सेकंड स्टेप के ऊपर अब आपको यहाँ पे एक बात का अंदाजा हो गया कि जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो इनमें दो फैक्टर बड़े मैटर कर रहे हैं. सबसे पहला फैक्टर मैटर कर रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, के फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी पड़ रही है. दूसरा टैक्स का इम्पैक्ट मैटर कर रहा है. अब टैक्स का जो इम्पैक्ट है टैक्स शील्ड के लिहाज से वो सिर्फ डेट में आएगा, ना तो वो प्रेफर्ड स्टॉक्स में आता है और ना ही वो कॉमन स्टॉक्स में आता है. तो टैक्स का इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ पे रहेगा. इसका मतलब है आगे जो इम्पैक्ट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड. हम इसको देख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स, अगेन a very simple question. Exxon Incorporation is contemplating issuance of 10% of preferred stocks. 10% preferred stock का मतलब है कि जिस पे 10% डिविडेंड देगी कंपनी. That is expected to sell for $87 पर शेयर वैल्यू. ठीक है, और वो वो जो प्रेफर स्टॉक है वो बिकेगा कितने का, $87 का. लेकिन जाहिर है उसको बेचने की भी एक कॉस्ट है. तो कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी $5 पर शेयर. इसका मतलब है कि वो 87 का बेचेंगे लेकिन उसको बेचने के लिए $5 की कॉस्ट खर्च होगी. इसका मतलब है जो नेट कैश कंपनी को मिलेगा दैट इज ओनली 82, और 82 के अगेंस्ट उसे जो कि 10% डिविडेंड देना है दैट इज 87 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 8.7. इसका मतलब क्या हुआ कि सिचुएशन असल में क्या बनी कि $82 के अगेंस्ट, अब आप ये फार्मूला खुद ही बना लें कि $82 के अगेंस्ट डिविडेंड कितना देना है, 8.7. तो अगर इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाता है, 10.6. अगेन वही वाली बात है कि आपको डिविडेंड की जो कॉस्ट नजर आ रही है वो आपको $10 नजर आ रही है, मगर असल में वो जो कॉस्ट जो आपको पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, 10.6 पड़ रही है. अब इसमें जो कि टैक्स का तो इम्पैक्ट है ही नहीं, तो ये 10 से 10.6 तक का जो डिस्टेंस है, इस 10 से लेकर 10.61 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली डिफरेंस जो है डिस्टेंस है ये ओनली ड्यू टू वन थिंग एंड दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. ये जो $5 जो आपको इसको इश्यूज करने की पड़ रही है. ओके जी, तो हमने कॉस्ट ऑफ डेट को देख लिया. कॉस्ट ऑफ डेट में हमें दो फैक्टर नजर आए, टैक्स शील्ड और फ्लोटेशन कॉस्ट. देन हमने प्रेफर्ड स्टॉक्स को देख लिया. प्रेफर्ड स्टॉक्स में जो हमें इशू नजर आएगा दैट इज ओनली फ्लोटेशन कॉस्ट. अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड नेक्स्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यहाँ ये समझने वाली बात है कि चाहे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें, चाहे आप कॉमन स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप रिटेन्ड अर्निंग की बात करें, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं. ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कॉमन स्टॉक्स इक्विटी. तो ये तीनों चीजें एक ही होती हैं. कॉमन स्टॉक्स की जो फाइनेंसिंग है ये नॉर्मली दो होती हैं. एक होता है कि रिटेन्ड अर्निंग जो आपके पास मौजूद है, दूसरा होता है अगर आप नया कॉमन स्टॉक इशू करें. अब आप देखें, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक है उसका तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप नया कॉमन स्टॉक इशू करेंगे उसका फ्लोटेशन कॉस्ट होगा. तो यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. जब आप कहते हैं कि कॉमन स्टॉक, एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक, तो इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग आर द सेम थिंग. लेकिन जब आप कॉमन स्टॉक नए की बात करते हैं फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है. अच्छा जी, इसको निकालने के दो अदद मेथडोलॉजीज लिटरेचर में डिस्कस होती हैं. एक बड़ा फेमस मेथड है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की एक हाइब्रिड शेप हमने देखी थी पहले भी, दैट वाज गॉर्डन फार्मूला. तो गॉर्डन फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे बेसिकली रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालते हैं. दूसरा तरीक़ेकार जो है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपके पास दो बेसिक मेथड्स मौजूद हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. नॉर्मली जो बिजनेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज
डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये आप लोगों को याद आया होगा थोड़ा बहुत, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की एक शेप है K is equal to D1, which is D1 means dividend after 1 year, divided by P naught, which is today's price, and G is the dividend growth in the dividend. दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये भी आपने यकीनन अभी तक पढ़ लिया है। दैट इज KE is equal to RF. RF stands for risk free rate plus B stands for beta, RM market rate and RF is risk free rate. इससे भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। अच्छा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी मुख्तलिफ रीज़न है। इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होती है, बड़ा रीजनेबली अवेलेबल होती है। और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में एक जो मसला है वो ये है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो ज़्यादातर बीटा पे डिपेंड करता है, और बीटा जो है वो ज़ाहिर स्टॉक मार्केट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। थ्योरेटिकली दोनों मॉडल अपनी अपनी जगह इनका फ़ायदे भी हैं और ये इक्वली तौर पर कंसिडर भी किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में डाटा बहुत आराम से मिल जाता है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आप फ्लोटेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट डाल के चेक कर सकते हैं, जबकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में ये नहीं हो सकता। और नए स्टॉक्स के लिए तो आपको ज़ाहिर फ्लोटेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट ज़रूर चाहिए होगा, इसके बगैर तो आप उसको कर ही नहीं सकते। अब मैं एक छोटा सा सवाल लेकर उसको सॉल्व करता हूँ, पहले डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की मदद से और बता के उससे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अ फर्म हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $2.5। ये इस पर आप फोकस करिएगा, जस्ट पेड यानी कि रिसेंटली पे किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो 10% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा इनडेफिनेटली आने वाले सारे टाइम में। और हमें ये भी पता है कि आज जो शेयर बिक रहा है वो $50 का बिक रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये $2.5 पर शेयर डिविडेंड रीसेंट डिविडेंड है, तो मुझे तो 1 साल के बाद का मालूम करना है, D1 मालूम करना है। इसका मतलब है मुझे इसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 की जगह 2.75 आ गया। दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो कि हमारे पास नॉर्मली हम कर जाते हैं इसको जल्दी में। हमारे पास D1 आ गया, फिर हमने इसको उसी फार्मूले में पुट किया 2.75 D1 डिवाइडेड बाय P नॉट, आज जो शेयर बिक रहा है 50 का, P नॉट प्लस ग्रोथ 10%। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आ गई, दैट इज 15.5। दिस इज 15.5 विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब मैं इसी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए। तो मैं अगर इसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए करूं तो फिर क्या होगा, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट RF विच इज रिस्क फ्री रेट मेरे पास दिया हुआ है 5% प्लस बीटा कंपनी का दिया हुआ है 1.2 एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम 9%। दिस रिस्क प्रीमियम इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिस्क एंड रिस्क फ्री रेट, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करें तो हमें समझ आ जाएगी कि ये असल में चीज है क्या। ये इस तरीके से है कि मैं इसको कह रहा हूं कि दिस इज RM माइनस R एंड F। अब मैं इसको इस तरह बेसिकली कह रहा हूं कि मार्केट का जो रेट था वो था ये वाला RM और रिस्क जो था वो ये था। तो इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मुझे क्या चीज मिल गई, मुझे मिल गया मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके जी, 9% इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 15.8%, ठीक है। आप इसको KE भी बोल सकते हैं, बहुत जगहों पे किताबों में बात करते ये KS भी लिखा होता है। KS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक्स, मगर KE इज अ बेटर वर्ड जो कि ज्यादातर लिखा होता है। तो मैं इसको बेशक KE के तौर पर भी लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब आप देखें कि सिचुएशन क्या हुई। सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई कि एक मेथड के जरिए मुझे जो वैल्यू मिली दैट इज 15.5, दूसरे के जरिए जो वैल्यू मिली दैट इज 15.8। हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हम इन दोनों की एवरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली जो यूज होता है दैट इज हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला यूज करना पसंद करते हैं, मगर हम नॉर्मली तौर पर कोई भी यूज कर सकते हैं।
ओके अब इसी सवाल के अंदर डिफरेंस उसी वक्त आएगा जिस वक्त फ्लोटेशन कॉस्ट की बात आएगी। ये जो मैंने सवाल किया था, ये चूंकि करंट स्टॉक्स का हम वैल्यू मालूम कर रहे थे, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मालूम कर रहे थे या कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स मालूम कर रहे थे, तो $50 का चूंकि शेयर बिक रहा था तो मैंने सिंपली कहा कि $50 का शेयर है और उसके अगेंस्ट डिविडेंड कितना देना है 2.75, तो मैंने उसको कंपेयर कर लिया इस तरीके से कि 50 शेयर के अगेंस्ट डिविडेंड है 2.5। अब फर्ज करें शेयर ₹50 का बिक रहा हो, लेकिन उस नए शेयर को बेचने के लिए मुझे ₹5 खर्च करने पड़े। इसका मतलब है अब मुझे जो ट्रू सेंस में पैसे मिलेंगे वो $50 नहीं मिलेंगे बल्कि $45 मिलेंगे। लेकिन उस $45 के अगेंस्ट जब मैं नए स्टॉक्स का डिविडेंड दूंगा तो डिविडेंड तो नए स्टॉक्स हो चाहे पुराने स्टॉक्स हो, डिविडेंड तो बराबर ही होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नया स्टॉक्स है वो उसके मुझे पैसे तो $45 मिलेंगे, लेकिन मैंने डिविडेंड जो देना है वो यही देना है 2.75। यहाँ पे वही वाला डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और मैंने अब देखें यहाँ पे उसी फार्मूले को मैंने कैसे चेंज कर लिया, मैंने कहा KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिविडेंड डिवाइडेड बाय NN मैंने कह दिया नेट प्रोसीड्स को, जिस तरह मैंने कॉस्ट ऑफ डेट के केस में कहा था, एंड आगे प्लस G। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, दिस इज नॉट बेसिकली दिस इज नॉट माइनस रादर देन दिस इज प्लस ऑब्वियसली। ओके जी, so D1 divided by N plus G, so again now this is my D1 2.75। स्टॉक है तो $50 का, लेकिन चूंकि फ्लोटेशन कॉस्ट 40 है इसलिए इन दोनों को माइनस करने के बाद जो इम्पैक्ट है वो कितना है 46 का। ठीक है, तो 2.75 डिवाइडेड बाय 46 प्लस डिविडेंड की ग्रोथ। तो जब मैंने यहां से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली तो मेरे पास जो वो वैल्यू आई वो आई 15.97%। अब आप एक और बात देखें, यहां से आपको यहां से एक और बात समझ आई कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी से। दैट इज व्हाई वी नॉर्मली से कि जिन नया जो शेयर्स हैं उनको इशू करने की कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल लिया और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स भी निकाल लिया। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर ये तीनों मौजूद हो तो इन तीनों का जो एवरेज है एंड वेटेड एवरेज, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको पता ही है कि तीनों किस्म के सोर्सेस के को उनके अपने वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेट्स क्या होंगे। ये वेट्स निकालने के दो तरीके हैं। एक वेट्स हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू और दूसरा वेट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं और उस 10 लाख रुपए के एसेट्स के अगेंस्ट 3 लाख रुपए की इक्विटी मौजूद है। इसका मतलब है इक्विटी का जो वेट है वो कितना हो गया 30%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं और उसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए का डेट है। इसका मतलब है 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 50% वेट हो गया डेट का, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो डेट है ये जो वेट्स हैं ये मैंने निकाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख के निकाल रहा हूं। इसी को अगर एक आप बड़ी मार्केट का हिस्सा हो तो आप इसको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट वगैरह के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको बुक वैल्यू के साथ ही लिंक करने की कोशिश करते हैं बिकॉज बुक वैल्यू प्रोवाइड्स मोर ऑब्जेक्टिव पोजीशन। सो दैट्स द सेम थिंग। इसको मैंने एग्जाम्पल में बताने के लिए एक सवाल आपके सामने रखा है कि डचेस लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड टू इन्वेस्ट इनटू अ प्रोजेक्ट विद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट ऑफ 16%। एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको नॉर्मली बैलेंस शीट कहते हैं, एज ऑन June 30th 2018 इज गिवन बिलो। सिचुएशन क्या है जी, आपके पास टोटल एसेट्स हैं 8.245 मिलियन के और उसके अगेंस्ट जो शेयर होल्डर्स लायबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से हैं। अब आप अगर देखें तो 10% बॉन्ड पेएबल, ये बेसिकली डेट है, दैट इज 1.2 मिलियन। 8% प्रॉफिट स्टॉक्स, दैट इज 1 मिलियन। उसके बाद कॉमन स्टॉक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड जनरल रिजर्व्स। एक बात बड़ी सिंपल सी याद रखनी है कि
शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक्स को छोड़ के जो कुछ बचा होता है वो सारी इक्विटी होती है, वो सारी शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, उस सारे को आप कॉमन स्टॉक्स के साथ लिंक करते हैं। इसका मतलब बड़े आराम से ये हो गया कि मैं अगर इसको यहाँ से समझने की कोशिश करूँ तो मुझे बड़ा सिंपली ये बात पता चल रही है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डेट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रेफर्ड स्टॉक्स, एंड वट एवर इज लेफ्ट इज रिलेटेड टू इक्विटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दिस इज रिलेटेड टू इक्विटी। अब आप अच्छा, इसके बाद और क्या क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने मुझे बता दी है जी 12% है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दिया 30% है। टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम 7%। दिस इंफॉर्मेशन इज टोटली इररेलेवेंट हियर। एंड टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम 12%। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इररेलेवेंट। मुझे तीन चीजें चाहिए इसके अंदर, जो कि इसके अंदर डेट भी है, इक्विटी भी है और प्रेफर्ड स्टॉक्स भी है। तो मुझे तीनों की कॉस्ट भी चाहिए और तीनों का वेट भी चाहिए। ठीक है, अब डेट का वेट मुझे इससे मिल जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक्स का वेट मुझे इससे मिल जाएगा, इक्विटी का वेट मुझे इससे मिल जाएगा। डेट की कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? ये डेट की कॉस्ट लिखी हुई है। 10% बॉन्ड पेएबल का मतलब है कि इस बॉन्ड पेएबल पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है। 8% का मतलब है 8% डिविडेंड दे रहे हैं। और इक्विटी की कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? इक्विटी की कॉस्ट ये लिखी हुई है। तो मेरे पास तीनों चीजों की कॉस्ट भी आ गई और उनका वेट भी आ गया। आगे चलते हैं, सेम फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखें, मैंने वेट फॉर डेट निकालना था। सिंपली मैंने किया क्या, डेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की वैल्यू, जो भी मेरी पूरी साइट है। प्रेफर्ड स्टॉक्स के लिए मैंने क्या किया, प्रेफर्ड स्टॉक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। एंड कॉमन स्टॉक के लिए मैंने क्या किया, जो बाकी बच गया था वो डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो ये मेरे पास इन तीनों के वेट्स आ गए। अगर मैं इन तीनों को जमा करूंगा, बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को जमा कर लूं तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों का वेट मिला के 100% के बराबर होगा ना, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी सिंपली। डेट का वेट, डेट की कॉस्ट, और चूंकि ये 10% कॉस्ट बिफोर डेट थी तो मैंने इसके अंदर टैक्स का इम्पैक्ट डाल दिया 1 - 30%। ठीक है, चूंकि ये ऊपर KI जो है ये लिखा हुआ है कॉस्ट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, और KI किसके बराबर होता है? KD × 1 + T टैक्स रेट। आगे मैंने क्या लिखा जी, प्रेफर्ड स्टॉक्स का वेट और प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट, कॉमन स्टॉक का वेट, इक्विटी का वेट एंड इक्विटी की कॉस्ट। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फिगर आ गई 10.81%। ठीक है जी, दिस इज हाउ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जो कि बेसिकली एवरेज होती है, वेटेड एवरेज होती है ऑफ ईच सोर्स। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर्ड स्टॉक्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर हम सिर्फ डेट और इक्विटी की बात करेंगे। अगर किसी कंपनी के अंदर डेट भी नहीं होगा तो फिर हम सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे। उस सिचुएशन में आप बड़ा सिंपल देख लें कि चूंकि सारी इक्विटी है तो वेट ऑफ इक्विटी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा और आपके लिए निकालना बड़ा सिंपल हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मसला नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें हर किस्म के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर हैंडल करना होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जितने बेहतर तरीके से समझ सकें उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं।